डियर स्टूडेंट्स, किंजल, ओके बाबू, कौन सा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं जल्दी बताओ। चैप्टर 5 कर रहे हैं। कल के पढ़ाए हुए टॉपिक के साथ रेडी हो, पढ़ के आई हो? यस, कल का पढ़ाया हुआ टॉपिक पढ़ के आई हो? कैन यू एक्सप्लेन वेव्स एंड करंट? व्हाट इज वेव्स, कैन यू एक्सप्लेन? यू कांट, इसका मतलब पढ़ के नहीं आई हो किंजल। वेरी बैड, वेरी बैड। चलो ठीक है, कल हम लोग वेव्स एंड करंट्स देखे थे, है ना। वेव्स में हम लोग क्या देखे थे? वाटर पार्टिकल्स मूव्स अप एंड डाउन, है ना। अपने ही जगह पे वाटर पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं और वाटर एक्चुअली फ्लो नहीं करता है, वहां से कहीं ट्रेवल नहीं करता है वेव के साथ। वेव सिर्फ ऊपर नीचे वाटर को करती है, उसमें पानी जो है वो कहीं बह के दूर नहीं जाता है, ठीक है। और ये इसको इफेक्ट क्या क्या चीज में, एक तो विंड की स्पीड क्या है एंड दूसरा विंड का ड्यूरेशन क्या है, कितने लंबे समय के लिए विंड है ना। ड्यूरेशन ऑफ द विंड एंड स्पीड ऑफ द विंड, उसके वजह से वेव्स जो है वो अफेक्टेड होती है। दूसरा हम लोग पढ़े थे वाटर करंट। करंट में क्या होता है? मास ऑफ वाटर बॉडी मूव करती है एक एरिया से दूसरे एरिया में, ठीक है। हम लोग ये भी देखे थे कि हॉट वेव्स जो है या वार्म वेव्स जो है वो इक्वेटर के एरिया में वार्म्स वेव होगी। तो वार्म वाटर क्योंकि हल्का होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स दूर वाटर का भागता है, तो उसका जो इक्वेटर वाले एरिया से है, ऐसी जो वेव्स करंट है, वार्म करंट है, वो इक्वेटर रीजन से नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ मूव करती है, पोल्स की तरफ मूव करती है। और ये वाटर जो है, वाटर करंट, वो वाटर सरफेस ऊपर ऊपर मूव करता है क्योंकि वो हल्का होता है। दूसरी तरफ नॉर्थ एंड साउथ पोल से जो कोल्ड करंट होगी या ठंडे एरिया की जो कोल्ड करंट होगी, किसी भी एरिया के ठंडे एरिया की जो कोल्ड करंट होगी, वो बॉटम ऑफ द ओशन, क्योंकि वो हैवी होती है, ठंडा पानी हैवी होता है, तो वो सिंक करता है, डूबता है पानी ओशन के वाटर में। और ठंडी जो करंट है, कोल्ड करंट है, वो ठंडे एरिया से, जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, उस रीजन से चलेगी इक्वेटर की तरफ। ध्यान, ये सारा चीज याद है ना। फिर हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम देखे थे, ठीक है। उसमें डिफरेंट करंट्स था। जैसे अभी हम लोग फिर से डायग्राम को एक बार देख, सबके पेज, सबकी बुक खुली हुई है ना? कोई ऐसा भी है जिसके पास बुक नहीं है? चलो एक बार हम फिर दिखाई देते हैं। ओके, ये डायग्राम सबको दिख रहा है? सबके पास बुक भी है ना? ये देखो, रेड कलर जो दिख रहा है, ये यहाँ से इक्वेटर के तरफ से नीचे की तरफ आ रही है, ब्राजील, ऊपर से नीचे की तरफ ये करंट आ रही है। अब यहाँ का पानी ठंडा है, ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ ऊपर मूव कर रहा है, ठीक। यहाँ से फिर से इक्वेटर, ऑगस्टस जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इक्वेटर से। फिर यहाँ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी गर्म करंट जो है इक्वेटर के पास से नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे क्यूरेशियो, ये इक्वेटर की तरफ से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम दिख रहा है ना, गल्फ स्ट्रीम, ये भी इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। अलास्का नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके कंपैरिजन में गर्म पानी है, ऊपर का पानी ज्यादा ठंडा है। और ऊपर का ठंडा पानी नीचे की तरफ आ रहा है। देखो, ये नॉर्थ पैसिफिक कैलिफोर्निया, यहाँ से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। तो ठंडी करंट या गर्म करंट, ये जो है वो इक्वेटर से दूर, गर्म करंट ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी करंट नॉर्थ या साउथ की तरफ से इक्वेटर की तरफ आती है। क्लियर है? ओके, तो हम लोग वेव्स भी देख लिए कल, इसको वेव्स ही हम लोग पढ़े थे। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर इस मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले पढ़ेगा कौन? लेट मी सी। कल किस किस को चांस नहीं मिला है, वैसे बच्चे मैसेज करो, उनको हम पहले चांस देंगे पढ़ने का। कल किस किस बच्चे नहीं कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ मैसेज करना है। कल किस किस बच्चे को पढ़ने का चांस नहीं मिला था, वैसे बच्चे मैसेज करो। ओके, अनुष्का आनंद, अनम्यूट।
अनुष्का, अनुष्का, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, अनुष्का की आवाज नहीं आ रही है। अनुष्का, चलो ठीक है बाबू, तुमको फिर चांस देंगे। ठीक है अनुष्का, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अभी। किंजल अनम्यूट। अनुष्का, ओके बाबू, चलो पढ़ो। इम्पॉर्टेंस डायग्राम के नीचे, अभी जो डायग्राम देख रहे थे उसके नीचे से। ओके, इट नहीं, राइज नहीं बाबू, राइज नहीं है। वेट अनुष्का, राइज नहीं है, रेजेस है। पास्ट टेंस ये रेजेस है या राइजेस बोलेंगे। पढ़ो। ओके वेट, एक मिनट बाबू, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। वार्म करे ओशन करेंट्स कॉज रेनफॉल, सर्कल कर दो। वार्म ओशन करेंट्स कॉज रेनफॉल, और उसके आगे अंडरलाइन करो, इन्फ्लुएंस इस क्लाइमेट्स एंड मेक इट वार्म एंड मॉइस्ट। आगे पढ़ो। उसके ऊपर का लाइन पढ़ो बाबू, द कोल्ड करंट पढ़ो। ओके वेट, वेट करो अनुष्का, वेट करो। कोल्ड करंट अंडरलाइन करो, उसके आगे सर्कल कर दो, मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई, सर्कल कर दो। कोल्ड करंट मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई, सर्कल कर दो। ओके, अब आगे पढ़ो। 10 के बाद दीज ओशनिक, नेविगेशन, नेविगेशन। ओके, यहां पे एक वर्ड है कन्फ्लुएंस, थर्ड लाइन में, वो नीचे का लास्ट थर्ड लाइन, कन्फ्लुएंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फ्लुएंस? दिव्य बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फ्लुएंस? बोलो दिव्य, अनम्यूट करो खुद को। अनम्यूट। संगम, ओके, संगम यानी मिलना, है ना? ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और कोई वर्ड है डिफिकल्ट यहाँ पे? प्लेंटीफुल, ठीक है, उसको भी अंडरलाइन करो। प्लेंटीफुल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेंटीफुल? नहीं, प्लेंटीफुल उपजाऊ नहीं होता बाबू, बहुत सारा। प्लेंटीफुल मतलब बहुत सारा। ठीक है, ओके गुड, ठीक है, ओके।
नाउ हम लोग इसका देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ करंट। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मूवमेंट होता है ना वाटर का, करंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है कि जो वार्म करंट है, जो गर्म करंट है, ऑब्वियस है वो गर्म तभी है ना जब वो सनलाइट से वाटर गर्म हो गया है, और वाटर जब गर्म हो गया है तो उसमें वाटर वेपर भी बनेगा, यानी क्लाउड फॉर्मेशन होगा। होगा, है ना। तो जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो बारिश भी होगी। होगा। तो वार्म करंट जो है जिस एरिया में से गुजरती है उसके कोस्टल एरिया में, यानी समुद्र के किनारे वाले एरिया में उसका असर ज्यादा होता है और उसके वजह से बारिश होती है। ठीक है। तो वार्म करंट क्या होता है, ये जो इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है कि आसपास के एरिया जहां से ये एयर गुजरती है उसको वार्म कर देती है, एंड मॉइस्ट यानी नमी वाला कर देती है, वहां पानी पानी रहेगा एयर में। ठीक है। दूसरे तरफ कोल्ड करंट क्या रहता है, उसमें पानी नहीं है, क्योंकि कोल्ड कोल्ड जो वाटर है वो ऊपर नहीं उठ रहा है, वेपर नहीं बन रहा है, तो एयर ड्राई होगी, सूखी होगी, है ना। तो क्लाइमेट क्या होगा, जहां से भी ये कोल्ड करंट बहेगी वो कोस्टल एरिया में क्या करेगी, या उस एरिया में टेम्परेचर को कम कर देगी, यानी टेम्परेचर कूल होगा एंड ड्राई होगा। जैसे विंटर सीजन में एटमॉस्फेयर एकदम ड्राई रहता है ना, उसके वजह से हम लोग के लिप्स भी फटते हैं ना, है ना, क्योंकि उस समय ड्राई रहता है, मौसम एकदम ड्राई रहता है, एटमॉस्फेयर में नमी नहीं रहती है, क्योंकि पानी गर्म होके वेपर नहीं बनता है, तो पानी नहीं है एटमॉस्फेयर में, वो एकदम ड्राई है। जबकि समर सीजन में क्या होता है कि गर्मी के वजह से पानी वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, तो एटमॉस्फेयर में नमी रहती है, वाटर रहता है। ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, कोस्टल रीजन में ये लोग कैसे अफेक्ट करते हैं ये दोनों करंट। वार्म करंट क्या करता है, वार्म करंट मॉइस्ट रखेगा और क्या करेगा, वार्म कर देगा जिस एरिया से भी निकलेगा। जबकि दूसरी तरफ कोल्ड करंट क्या करेगा, ड्राई एंड कूल करेगा। क्लियर है। ओके। अब वैसे एरिया में जहां पे ये करंट कन्फ्लुएंस करती है, कन्फ्लुएंस यानी अभी हम लोग पढ़े थे, क्या मीनिंग है, मिलती है, संगम, संगम यानी मिलना। तो जिस एरिया में जहां पे कोल्ड एंड वार्म करंट मिलती है, ठीक है, वहां आइडियल कंडीशन होता है कि प्लैंकटन का प्लेंटीफुल, ढेर सारा ग्रोथ हो। प्लैंकटन क्या है, चैप्टर के लास्ट में देखो, जल्दी से बताओ, लिखा हुआ होगा प्लैंकटन। माइक्रो और हाँ, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि हम लोग को कैसे दिखता है, स्कोप से दिखता है, वो इतना छोटा होता है, आंख से नहीं दिखता है। तो जहां पे भी वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती है वो आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है प्लैंकटन के ग्रोथ का, प्लेंटीफुल यानी ढेर सारा प्लैंकटन वहां ग्रो करता है, और उसको खा के मछली सब, उसको मछली सब खाती है। ठीक है। तो वह उसके वजह से मरीन लाइफ के लिए वो फूड का काम करता है। और मछली जब खाने के लिए इस एरिया में आती है तो इसका मतलब उस एरिया में मछली ज़्यादा मिलेगी, तो मेजर फिशिंग ग्राउंड बन जाता है यहाँ पे, और उसके वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोशन मिलता है। ठीक है। तो और ओशन करंट जो है वो नेविगेशन के लिए भी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने, अगर इस करंट में कोई शिप जा रही है तो करंट के वजह से कम एनर्जी में वो आराम से मूव करेगी, करेगी ना, क्योंकि करंट जो है पानी का, मान लो जिस एरिया में बह रहा है उसी में अगर शिप जाएगी तो उस करंट के साथ कम फ्यूल यूज करके वो तेज स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो ये नेविगेशन में भी हेल्प करता है। इज इट क्लियर। ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइड। ओके। अब कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। ओके। जिस जिसको चांस नहीं मिला है कल मैसेज करो फटाफट जल्दी। अच्छा मैसेज है, गौरव, गौरव अनम्यूट, गौरव चलो पढ़ो, टाइड्स पढ़ो।
ओके, वेरी नाइस। ब्रैकेट स्टार्ट करो। सेकेंड लास्ट थर्ड लाइन, कोस्टल एरियाज जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, और ऊपर में 1 2 3 फोर्थ लाइन समटाइम्स दिखा, समटाइम्स से ब्रैकेट स्टार्ट होगा, और लास्ट का थर्ड लाइन कोस्टल एरियाज फुल स्टॉप पे वहां पे ब्रैकेट क्लोज करो। हाँ पढ़ लो। वेरी नाइस। ओके, हाई टाइड एंड लो टाइड का डिफरेंस कितना है टाइम का? 6 hours 13 minutes, है ना? हर 6 hours 13 minutes, ये इसको अंडरलाइन कर दो, सर्कल कर दो, 6 hours 13 minutes, ठीक? और अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन, पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशन वाटर, ठीक? जैसे अगर लो टाइड है और अगर समुद्र के किनारे पे खड़े हैं तो वो मान लो अगर घुटना तक पानी आ रहा है तो हाई टाइड में वो सर के ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे वाटर का लेवल बढ़ जाता है या घट जाता है, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, ड्यू टू, फर्स्ट लाइन का लास्ट में, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन। ये कल के क्लास में भी बताए थे, जब अर्थ एक डायरेक्शन में होती है, मान लो यहाँ पे अर्थ है और सन एंड मून दोनों यहाँ पे सामने में है, तो दोनों मिल के ग्रेविटी के वजह से अर्थ को अपनी तरफ पुल करते हैं। तो अर्थ तो सॉलिड है, वो पुल नहीं हो पाती है ज़्यादा, लेकिन वाटर जो है क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स लूज है, तो वाटर का लेवल जो है इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा और हाई टाइड आएगी। अगर अर्थ यहाँ पे है, सन यहाँ पे, और मून अब दूसरे साइड में चला गया, यानी एक तरफ सन दूसरी तरफ मून, ठीक? तो अब क्या हो रहा है, सन इधर खींच रहा है, मून इधर खींच रहा है, तो पानी जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं खींच रहा है, वो दो अलग अलग डायरेक्शन में पुल हो रहा है, तो उसके वजह से टाइड का जो पावर है वो कम हो जाएगा, लो टाइड आएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सन, इसके वजह से ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून के वजह से वाटर के लेवल में, ओशन वाटर लेवल में अंतर आ जाता है, वो हाई टाइड या लो टाइड कहलाती है। और इसके वजह से, हाई टाइड के वजह से क्या होता है कि जो जिस हार्बर पे, जिस हार्बर को अंडरलाइन करो, हार्बर यानी बंदरगाह, हार्बर यानी बंदरगाह, तो मान लो कुछ हार्बर पे जैसे बड़े बड़े शिप है तो वो तो बहुत हैवी होते हैं ना, अगर वो लो वाटर में एंटर करेंगे तो वो बालू में धंस जाएंगे ना, धंसेंगे, बालू में फंस जाएंगे, उसकी मशीन्स में बालू घुस जाएगा, वो खराब हो जाएंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत से हार्बर ऐसे होते हैं जहाँ पे हाई टाइड के वजह से पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है, तो वो हार्बर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि पानी का लेवल ऊंचा है, वो बालू से ऊंचे पानी की वजह से वो ऊपर रहते हैं, तो एंटर कर जाते हैं। और लो टाइड में वो वहीं रुके रहते हैं, और जब फिर वापस हाई टाइड आता है तब वो वापस समुद्र में निकल जाते हैं। ठीक है? तो यूजफुल हुआ ना, यूजफुल हुआ ना। अगर टाइड नहीं आती, पानी का लेवल कम रहता, तो वो शिप जो है वो हार्बर में एंटर नहीं कर पाते, है ना? वैसे ही हाजी अली का जो दरगाह है उसका भी एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, उसमें भी लो टाइड होता है तो लोग वहां चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, पानी कम है। हाई टाइड रहेगा तो वहां नहीं जाएंगे। रामेश्वरम में भी वैसे ही है, रामेश्वरम में वहां की जो पूजा की जाती है, जब लो टाइड होता है लोग जल्दी से मंदिर में जाके पूजा करते हैं, और जैसे ही हाई टाइड होना शुरू, पानी का लेवल बढ़ना शुरू होता है, वो वहां से भागते हैं, निकलते हैं। तो हम लोग को क्योंकि ये साइंटिफिकली मूवमेंट मालूम है अर्थ का, मून का, सन का, तो कब ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, कब वो डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा, तो यानी प्रिडिक्शन आराम से किया जाता है कब हाई टाइड आएगी, कब लो टाइड आएगी। और ये टाइड का डिफरेंस कितने आवर्स में आता है? 6 hours 13 minutes में।
तो कैलकुलेटेड है, तो यानी अगर लो टाइड है तो मालूम है कि अगले 6 घंटे बाद हाई टाइड आने का चांस, अब लो टाइड है, अब हाई टाइड आएगी, तो लोग वो 6 घंटा के अंदर वहां से जल्दी निकल जाएंगे ना। क्लियर है? ओके। नाउ यहाँ पे पीरियोडिक ऊपर में अंडरलाइन हो चुका है ना, पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशन वाटर, टाइड्स आर द, हो गया है ना? ओके नाइस, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस टू मैन, ये कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। एक मिनट बाबू। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? ऋषभ कुमार, अनम्यूट। ऋषभ, ओके चलो पढ़ो आगे। एक मिनट ओशियन, एक मिनट ऋषभ, ओशियन नहीं है बाबू, ओशन है। ओशन, देखो बोर्ड पे दिखा रहे हैं कैसे। नहीं, तुम लोग गलत गलत बोलते हो, ये अच्छी बात नहीं है। सुनो, देखो बोर्ड पे, क्या होगा ये? क्या है अब बोलो? ओशन, बोलो। यस, कोई भी ओशियन नहीं बोलेगा, ओशियन नहीं बोलेगा। तुम लोग ओशन को कैसे बोलते हो देखो। ये गलत है और ये सही है। समझ में आ रही है बात? ओशियन नहीं होगा, ओशन होगा। अब पढ़ो, पढ़ो। हम्म, ओके वेट, वेट, यहाँ पे एक मिनट। वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड पे ब्रैकेट क्लोज करो, थर्ड लाइन के स्टार्ट पे शुरू करो, द मरीन इन्वायरमेंट, वहां से शुरू करो एंड थर्ड लाइन पे क्लोज करो, सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड। आगे पढ़ो। However, एक मिनट देखने दो, कहाँ पे पढ़ रहे हो तुम? However, the exploitation, exploitation, हम्म, हम्म, ओके। ऋषभ की आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है, ठीक है, किसी और को चांस देते हैं। और समीक्षा को चांस मिला था, हमको याद है, मयंक को भी चांस मिला हुआ है, यशस्वी को नहीं मिल पाया था। यशस्वी अनम्यूट। ओके, ठीक है बाबू, फिर से पढ़ो, टॉपिक को फिर से पढ़ो।
ओके, वेट वेट यशस्वी, वेट बाबू, अंडरलाइन करो ये सारा। ओशन फ्लोर्स पे हम लोग को क्या क्या मिल जा रहा है, अंडरलाइन करो। मिनरल ऑयल, मैग्नीज नोड्यूल्स, गोल्ड, प्लैटिनम, निकल, कॉपर एंड कोबाल्ट, सारे को अंडरलाइन करो। अर्ली, अर्ली बाबू, इट इज अर्ली। ओके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है ओशन का, सबसे पहले तो ये है फैसिलिटेट, अंडरलाइन दिस वर्ड, फर्स्ट लाइन में फैसिलिटेट है ना। फैसिलिटेट यानी हेल्प करना, एक तरह से प्रमोट करना। तो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को ये प्रमोट करता है। लार्ज क्वांटिटी शिप में भर के उसको मूव करना इजी हो जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, क्योंकि सड़क की तरह उसकी चौड़ाई लिमिटेड तो है नहीं, है ना, तो जैम भी नहीं लगेगा वहां पे। तो हैवी गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी करना इजी हो जाता है। उसके अलावा चीपेस्ट मीन है, चीप मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये। अगर इतना सामान अगर रोड के थ्रू जाता, ज़्यादा पेट्रोल बर्न होता तो उसमें ज़्यादा खर्चा पड़ता, स्पीड भी कम रहती, तो उसका ये सब फ़ायदा है। उसके अलावा इन्वायरमेंट, मेरीन इन्वायरमेंट जो है यानी समुद्र का जो इन्वायरमेंट है वो एनिमल एंड प्लांट्स के लिए, प्लांट लाइफ के लिए फूड भी प्रोवाइड करता है। एंड ट्रेड भी अबेंडेंस में होता है, जैसे मछली निकाल के उसका ट्रेड होता है ना, वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं हम लोग को ओशन फ्लोर से। तो ये सारा मिनरल ऑयल जो है, मैग्नीज नोड्यूल्स, गोल्ड, प्लैटिनम, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, ये सारा इस तरह का मेटल या मिनरल जो है वो भी हम लोग को ओशन से मिल जाता है। इसके अलावा क्या है, बहुत सारी कंट्री टैपिंग मिनरल, व्हाट इज टैपिंग, जैसे टैप से पानी निकलता है, निकालते हैं टैप को ऑन करते हैं, पानी निकलता है ना, तो इसका मतलब हुआ टैपिंग मिनरल ऑयल। बहुत सारी कंट्री समुद्र के फ्लोर से ऑयल को निकाल रही है, ठीक है, लेकिन ये अभी अर्ली स्टेज में है, शुरुआत के स्टेज में है। बहुत ज़्यादा डीप ओशन में जाके वो मिनरल ऑयल्स नहीं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वाटर का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है। उसको मेंटेन करना, मशीन्स उतनी हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स की टेक्नोलॉजी अभी सारी कंट्रीज़ के पास नहीं है, तो अभी ये अर्ली स्टेज में है, ठीक है। लेकिन बाद में जब टेक्निक डेवलप करेगी तो इस रिसोर्स को भी यूटिलाइज करना पॉसिबल हो जाएगा। नाउ केस स्टडी ऑफ सुनामी, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, किंजल, मयंक, दीक्षा, समीक्षा, इन लोगों को तो चांस मिला हुआ है, मन्नत को भी चांस मिला है। नलिन कनक, नलिन अनम्यूट, नलिन, ओके पढ़ो बाबू। जाइजेंटिक, अंडरलाइन कर दो, जाइजेंटिक यानी जाइंट की तरह। जाइंट किसको बोलते हैं, दानव को बोलते हैं ना, जाइंट दानव को बोलते हैं ना, तो जाइजेंटिक यानी दानव की तरह, यानी खूब विशाल, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड, 3 पार्ट में इसको अंडरलाइन करो। अनप्रेसिडेंटेड 3 पार्ट में अंडरलाइन करो, बोलना एकदम आराम से आ जाएगा। हॉरर को भी अंडरलाइन करो, हॉरर यानी डर, डर को बोलते हैं ना। ओके आगे पढ़ो।
एजेंसीज, एजेंसीज, ओके ये अंडरलाइन कर दो, एक ये अंडरलाइन कर दो, बाय डोनेटिंग, अंडरलाइन, बाय डोनेटिंग मनी, क्लोथ्स, मेडिसिन, बेडिंग, टेंट्स एक्सेट्रा, यहां तक अंडरलाइन कर दो। वेरी गुड। मोबिलाइजिंग अंडरलाइन करो। ओके ठीक है, डू यू नो पढ़ो। यस डिस्टर्बेंस, वेरी गुड ठीक है। तो सुनामी का केस स्टडी अगर हम लोग देखें दिसंबर 2004, ठीक है, उस दिन ये सुनामी आया था और ये क्रैश किया, क्रैश बोलते तेजी से टकराया कोस्टल रीजन, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज के कोस्टल रीजन में, तटीय क्षेत्र जो समुद्र का किनारा है वैसे एरिया में ये क्रैश किया और एक तरह से एनिमल, मैन, होम्स सबको वॉश करके ले गया। वॉश अवे, अंडरलाइन करो, वॉशिंग अवे, जैसे कपड़ा धोते हैं तो मैल बह जाता है ना, वैसे ही आदमी, एनिमल्स, ठीक है, होम्स, वो बह गए, इतना तेज इसमें फोर्स था और ये अनप्रेसिडेंटेड था, लॉस था, यानी इसके जैसा पहले फील कोई, हम लोग पूरा वर्ल्ड इसको नहीं देखा था इस तरह की सुनामी और इतना लॉस, ठीक है। इसके कंपैरिजन में पहला इतना क्षति हम लोग कभी नहीं देखे थे जैसा इस 2004 की सुनामी में देखे। तो बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो उस एरिया के थे, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, शॉपकीपर्स, स्कूल, ये सारे हेल्प प्रोवाइड किए। उसमें क्या किए, डोनेट किए, क्या क्या चीज़, मनी, क्लोथ्स, मेडिसिन, बेडिंग, बेड के लिए बेडिंग एंड टेंट, ये सारी चीज़ डोनेट किए। और मीडिया भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल किया, पीपल को हेल्प जो है विक्टिम्स के लिए, विक्टिम्स यानी कौन, अंडरलाइन करो, जो इसके शिकार हुए, विक्टिम्स बोलते हैं शिकार को, है ना। तो इसके जो शिकार हुए उनके हेल्प के लिए पब्लिक को मोबिलाइज करने में, मूवमेंट, यानी जैसे वो न्यूज़ सुना रहे हैं तो लोगों को पता चला ना इतनी बुरी स्थिति है, तो वो लोग क्या किए, डोनेशन दिए पैसा का। तो एक तरह से मीडिया भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया पब्लिक को मोबिलाइज करने में, मूव करने में। मूव करने में क्या, मूव क्या किए हम लोग, पैसा मूव किए, या जो लोग किए मेडिसिन या क्लोथ्स ये सब डोनेट किया गया, तो मोबिलाइज किया, उनको सेंसिटाइज किया, जागरूक किया और उसको मूव, वो लोग दिए, हेल्प प्रोवाइड किए। सो नाउ हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, कौन बताएगा, अनप्रेसिडेंटेड, कौन बताएगा, मयंक अनम्यूट, मयंक, ओके, रूपाली यू ऑल्सो अनम्यूट एंड सुमित अनम्यूट, चलो बताओ बताओ। अभूतपूर्व, जो पहले ना हुआ हो, है ना, अभूतपूर्व, वेरी गुड वेरी गुड, ओके, हाँ हाँ बोल, जुटाना, ओके ठीक है, तो हेल्प जुटाने में ये लोग, ये मीडिया रोल प्ले किया, हाँ हाँ बोलो,